हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी। हिस्ट्री की सीरीज में ये हमारा सेकंड लेक्चर है जहां पे मैं आर्यंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जो भी आपको डाउट होगा आप वीडियो पॉज करना और वहां पे कमेंट में पूछ लेना। या तो मैं डाउट कमेंट्स में क्लियर करूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट के बारे में आपको समझा दूंगा। जितने भी डाउट्स होंगे आपको वो सेशन स्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर अपने नए सेक्शन की शुरुआत करेंगे। एज ऑफ नाउ हम आर्यंस पढ़ेंगे। देखिए, आर्यंस को डिस्कस करने के लिए मुझे 2 फेजेस चाहिए। फेज 1 वो होगा जब आर्यंस सप्ता सिंधु रीजन की तरफ रहेंगे। फेज सेकेंड वो होगा जब आर्यंस इंडो गैंजेटिक रीजन के पास हो जाएंगे। फेज 1 में जो आर्यंस होंगे इनको मैं कहूंगा अर्ली वैदिक आर्यंस, और फेज सेकेंड में जो आर्यंस होंगे इनको मैं कहूंगा लेटर वैदिक आर्यंस। फेज 1 डिस्कस करूंगा मैं 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और फेज सेकेंड डिस्कस करूंगा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। बेसिकली आर्यंस हम डिस्कस करेंगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था? आईडीसी को डिस्कस किया था हमने 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। बताया आपको, मैंने कहा था कि एक थ्योरी ये बता रही है कि आर्यंस का सिविलाइजेशन को डिक्लाइन करने के लिए। ऑलराइट, तो हम आर्यंस डिस्कस करेंगे। अर्ली वैदिक आर्यंस वो समय होगा जब आर्यंस सप्ता सिंधु रीजन के पास होंगे। अगर ये इंडिया इमेजिन कर रहे हो आप, सप्ता सिंधु रीजन ये आएगा। सप्ता सिंधु यानी 7 रिवर्स। सप्ता यानी 7 ना, ये 7 रिवर्स है कौन से? देखिए, एक बार यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट स्टेट एग्जाम में तो आया था डायरेक्टली कि ये परुषिनी रिवर क्या है। परुषिनी रिवर रावी को परुषिनी कहते थे, जैसा कि सतलेज को कुछ और नाम से विपासा, वितासा, झीलम को ये नाम दिए गए थे पहले के जमाने में। लेकिन अभी जो कॉन्टेम्पररी टाइम में जो नाम है ये रिवर्स के, वही नाम से हम जानेंगे। इंडस एक हो गया, प्लस इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज चेनाब, झीलम, सतलेज, रावी, ब्यास, 6 प्लस सरस्वती, ये 7 रिवर से, इसलिए सप्ता सिंधु रीजन का नाम दिया गया। और ये आर्यंस को मैं 2 फेजेस में क्यों डिस्कस करूंगा? क्योंकि एक फेज तो वो होगा जहां पे इनका पॉलिटिकल सिस्टम कुछ और होगा, रिलीजन सिस्टम कुछ और होगा, अलग अलग सिस्टम होंगे। ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं जब ये फेज 2 में यानी लेटर वैदिक आर्यंस यानी इंडो गैंजेटिक रीजन में मूव कर लेते हैं। ओके, हाँ, आप है ना डेट्स देखकर घबराओ नहीं, क्योंकि डेट्स नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हम डिस्कस करते करते कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, तब वही याद करना। इस जमाने में डेट्स नहीं पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम दे लो आप उठाकर। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, रिलीजियन सिस्टम क्या था लोगों का, सोसाइटी क्या थी, सोसाइटी में इन की इकोनॉमी कैसा चल रही थी, एग्रीकल्चर थी एक, या इंडस्ट्रीज की बेस के ऊपर थी, या इन लोगों के ट्रेड्स कैसे चल रहे थे, किसके साथ ट्रेड चल रहे थे, किस तरह का पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वुमेन की पोजीशन इनकी सोसाइटी में क्या थी। हर चैप्टर इसी बेस पर बना गया है आपका। अब मैं जब आर्यंस डिस्कस करूंगा, आर्यंस में भी वही डिस्कस करूंगा मैं कि पहले तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इनकी सोसाइटी क्या थी, इनका रिलीजियन क्या था, इनके ट्रेड्स थे या किस तरह के ट्रेड्स थे, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, एनिमल इंपॉर्टेंट था या लैंड इंपॉर्टेंट था। ये सारी चीजें हम आर्यंस में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आर्यंस के अलावा मैं बुद्धिज्म, जैनिज्म का राइज कराऊंगा और डिक्लाइन कराऊंगा, और कल हम बुद्धिज्म, जैनिज्म को एलॉबरेट वे में डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, आर्यंस। देखिए, आर्यंस पता है आपको, ये वैदिक जो टर्म है, ठीक है, वेदास वगैरह यही लोग आके कंपाइल करते हैं। वैदिक जो रूट टर्म है ये वर्ड से लिया गया है विद, इसका मतलब ही है नॉलेज, इसका मतलब ही नॉलेज। अब ये पॉइंट ये होता है
ये उठता है, ये आर्यंस है क्या? आर्यंस टर्म का मतलब क्या है? हिटलर ने कहा था ठीक है ये रेस के हिसाब से आर्यंस हम लोग ही थे। जो भी पर्सनालिटी जिसकी अच्छी खासी हाइट हो, 6 फुट से ज्यादा, जिसके लॉन्ग हेयर हो, ब्लू आई हो, ब्रॉड चेस्ट हो, ब्रॉड फोरहेड हो, तब वो आर्यंस कहलाएगा। हाई रेशियल सिस्टम भी आर्यंस। लेकिन ये तो छूट के रहा है हिटलर। एक्चुअली आर्यंस जो है आर्या वर्ड से लिया गया है, और ये आर्या लिंग्विस्टिक टर्म है। लिंग्विस्टिक टर्म है, जिस तरह से द्रविड़ लिंग्विस्टिक टर्म है, सिमिलरली आर्या भी लिंग्विस्टिक टर्म है। ऐसा आएगा क्वेश्चन, आर्यंस का मतलब क्या है? आर्यन का मतलब है लिंग्विस्टिक टर्म है। आर्यन आर्यन क्या रेशियल टर्म है, लिंग्विस्टिक टर्म है, कास्ट टर्म है? कौन सा टर्म है? लिंग्विस्टिक टर्म है। ऑलराइट, अब जब आर्यंस आए थे, आपको पता है आर्यंस वेदास बहुत सारे कंपोज किए हैं, और वेदास के श्लोकास भी बहुत ज्यादा है, हर वेदा के अलग अलग श्लोकास है और बहुत सारे श्लोकास है। अगर मैं इन लोगों का लिटरेचर डिवाइड करूं 2 पार्ट्स में, तो वो होगा श्रुति और होगा स्मृति। श्रुति लिटरेचर डिवाइन है। यह बिलीव किया जाता है कि ये डायरेक्टली भगवान से हमें मिले हैं, डिवाइन है। यानी इसका ओरल कंपोजिशन क्या क्या था? उस समय में कहां पे लिखते थे? नहीं लिखते थे, माइंड से याद करते थे। माइंड से, माइंड के जरिए नॉलेज ट्रांसफर होती थी। यहां पे एक दिक्कत है, देखिए अगर मैं आपको लेक्चर सुना रहा हूं और कल के दिन आप किसी और को ये लेक्चर सुनाओगे, तब क्या होगा? कुछ तो ज्यादा ऐड कर दोगे या कुछ कम कर दोगे, आप कुछ प्लस कर दोगे, कुछ माइनस कर दोगे। ये अगर कुछ ऐड कर रहे हैं आप टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, एडिंग समथिंग टू द ओरिजिनल टेक्स्ट इज नोन एज इंटरपोलेशन। इसमें खतरा जो है इंटरपोलेशन का होता है। ऑलराइट, तो यहां पे ओरल कंपोजिशन जो ओरली याद करके रखते थे और ट्रांसफर करते थे अपनी नॉलेज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसमें दिक्कत ये होती थी कि इंटरपोलेशन हो जाए कुछ। हाँ, इनफैक्ट ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा जब न्यूली बनी थी, जब नया था ऋग्वेदा, उसके 8 चैप्टर्स थे। अभी तो एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई, अभी 10 चैप्टर्स है। जो 2 चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर एंड 10th चैप्टर इज द इंटरपोलेशन। ठीक है, मैं वहां पे आऊंगा। ये ओरल कंपोजिशन है, जैसा कि वेदास जो भी है, वेदास जितने भी हैं, ये श्रुति लिटरेचर में आते हैं, श्रुति लिटरेचर। सेकंड, ब्राह्मणास। ब्राह्मणास 7 ब्राह्मणास है। इसके बाद में अरण्यकास, इसके बाद में आता है वेदनदास। ओके, स्मृति लिटरेचर जो है वो रिटन फॉर्म कंपोज किया था, राइट, इट इज इन रिटन फॉर्म। ठीक है, लिखा गया था इसको। अगर मैं वेदास को बोल रहा हूं श्रुति लिटरेचर, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूंगा तो ये होगा वेदा समिति, वेदा संहिता। ठीक है, अगर मैं वेदास को कंपोज कर दूंगा, रिटन फॉर्म दे दूंगा, लिटरेचर में लिख दूंगा, तो ये होगा वेदास समिति, ऋग्वेदा समिति, यजुर्वेदा समिति एटसेट्रा। ऑलराइट, इसके अलावा तो स्मृति में आते हैं इतिहासास, इतिहासास, या मैं बोलूं पुराणास। पुराणास हमारे पास 18 पुराणास है, 18 पुराणास। इतिहासास क्या है? इतिहासास यानी रामायण या महाभारत। देखिए, जो भी बेसिकली चीजें होंगी अट्रैक्ट, जैसा कि इंटरपोलेशन टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं ऐड कर दिया, उसी तरह से जितनी भी बेसिक चीजें डिस्कस करना है, नॉलेज को आपके एलॉबरेट करने के लिए, नॉलेज के लेवल्स को आगे लेके जाने के लिए मैं डिस्कस करूंगा, जैसा कि यहाँ पे डिस्कस करूंगा। रामायण को लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा, ऋषि महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत को लिखा गया था महर्षि वेदव्यास ने। रामायण का एक्चुअल में नेम थे महाकाव्य, महाकाव्य, और महाभारत को बोलते थे जयसंहिता। ठीक है, ये है हमारे पास थोड़े लिटरेचर, इस तरह से क्लासिफाइड करते हैं हम लिटरेचर को। इसके अलावा भी यहाँ पे आते हैं उपनिषद, उपवेदास, इस तरह से आते हैं। और ना
ऋग्वेदा की अगर मैं बात करूं, देखिए ऋग्वेदा में जैसा कि बताया कि 8 चैप्टर्स से बाद में 2 चैप्टर्स ऐड कर दिए गए थे। एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषा सूक्ता। पुरुषा सूक्ता ये 10th चैप्टर माना जाता है और इसमें पहली मर्तबा रेफरेंस दिया गया था कास्ट सिस्टम के लिए। कास्ट सिस्टम यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किस तरह से होगा ह्यूमन बीइंग्स का। फॉर एग्जांपल ये माना जाता है ब्रह्मा जो है ये वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। ब्रह्मा के अगर हेड से कोई बनता है तो उसे ब्राह्मणा कहते हैं हम, ब्राह्मणा। सिमिलरली अगर शोल्डर से बनते हैं तो उन्हें कहते हैं क्षत्रिय। एंड थाइस से बनते हैं, थाई, इसे कहते हैं वैश्यास। और शूद्रास अगर ब्रह्मा की फीट से अगर बने हैं, फीट, तो उन्हें शूद्रा कहते हैं। देखिए यहां पे ब्राह्मणास जो है वो प्रीस्टली क्लास से ताल्लुक रखने वाले हैं, प्रीस्टली क्लासेस के होंगे ये। क्षत्रिय या तो किंग हो सकते हैं ये, या वॉरियर हो सकते हैं, या दो भी हो सकते हैं। वैश्यास बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ये सब वैश्यास में आएंगे। शूद्रास जो नॉर्मल वर्क करते हैं, वर्कर्स, लेबरर्स, ये शूद्रास में आएंगे। ऑलराइट, पुरुषा सूक्ता में ये कास्ट का पहला रेफरेंस दिया गया था। ऋग्वेदा की अगर मैं बात करूं, ऋग्वेदा में 1028 हिम्स है, हिम श्लोकास 1028 है, जिसमें से सबसे ज्यादा आई थिंक 25%, एग्जैक्टली सेम 2500 ये डेडिकेट किए गए थे लॉर्ड इंद्र, ठीक है, लॉर्ड इंद्र को डेडिकेट किया गया। इतने सारे मंत्र। इसके अलावा भी है अग्नि देवता को बहुत ज्यादा। देखिए अग्नि देवता क्या है, अग्नि देवता एक इंटरमीडिएटरी है इन बिटवीन द गॉड एंड ह्यूमन बीइंग्स। जब भी मुझे कुछ विश करना है तो मैं कहूंगा अग्नि देवता प्रकट हो, अग्नि देवता प्रकट हो, मैं अग्नि लेकर आऊंगा। अग्नि जैसा आएगी तो मैं हवन करूंगा या अग्नि में कुछ डालूंगा। ये क्या होगा, अग्नि भड़केगी और ये डायरेक्टली जाके गॉड से मिलेगी और बोलेगी देखिए ये बंदा अच्छा है, अच्छे काम करता है, ठीक है, इसकी विश पूरी कर दो। तो ये रेफरेंस लेके जाएंगे अग्नि देवता। सिमिलरली उसके बाद में जो आते हैं वरुण जो है, वरुण देव जो बोलते हैं, ये कॉस्मिक ऑर्डर संभाले हुए हैं कि कौन कैसा होगा, कॉस्मिक ऑर्डर संभाले हुए हैं। इसके अलावा भी आते हैं जैसा कि अश्विनी गॉड का काम ये है कि अगर आप कोई बुरा काम करें तो इनके पास बो एंड एरो होती है, एरो के मारेंगे और आप बीमार पड़ जाओगे। और ऐसा आराम से आप क्यूर नहीं होंगे, आपको क्यूर डॉक्टर वगैरह नहीं करेंगे, आपको क्यूर करेंगे अश्विनी गॉड, अश्विनी क्यूर करेंगे आपके अच्छी चीजें देखकर, ठीक है, आप अच्छे काम करना स्टार्ट कर देना और अश्विनी गॉड आपको क्यूर कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है उस जमाने में, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं ये अश्विनी गॉड का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली और एक गॉड होते हैं सोमा करके। सोमा के पास, गॉड सोमा के पास एक इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक होता है, जूस होता है, अगर पिएंगे तो आपको थोड़ा नशा सा चढ़ जाता है। इसलिए जब भी देखते हो आप फिल्म्स में कि थोड़ा डालते हैं और थोड़ा यूं कर लेते हैं लोग, इस तरह से करते हैं, यानी थोड़ा सूंघा और कर लिया, इससे नशा चढ़ता है, इसलिए 1-2 ड्रॉप्स ही देते थे। और इनफैक्ट जो हवन कुंडी रहती है, हवन जो कराते हैं, वहां पे भी हाथ में डाला जाता है या आग में डाला जाता है इनके सोमा प्लांट्स के लीव्स, इससे भी नशा चढ़ता है। इस तरह से करते हैं वो लोग, अगर मूवीज में देखें आप तो पर्टिकुलरली। तो ये क्या है, ये सोमा प्लांट एक गॉड का नाम है। अगर आप अच्छे से समझोगे ये गॉड्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि गॉड्स को ह्यूमन फॉर्म्स दे दिया गया था, यानी पर्सनिफिकेशन ऑफ गॉड्स हो गए थे। जो भी मस्कुलिन होंगे, यानी जो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, उनको मेल गॉड्स बोलेंगे, और जो भी नाजुक होंगे और खूबसूरत होंगे उसको फीमेल गॉड्स बोलेंगे। जैसा कि जितने भी मैं अभी गिनाया था आपको, अग्नि देवता, वरुण देवता, वायु देवता, ये सब मेल हो गए।
और जो भी खूबसूरत होंगे, जैसा कि आदिति अर्थ गॉड को बोलते हैं, उषा जो सनसेट आती है वो उषा कहते हैं उसको। तो इस तरह के ब्यूटीफुल लोग जो भी हैं वो फीमेल हो जाएंगे। पर्सनालिफिकेशन भी हुआ था और स्टेरियोटाइपिंग भी हो गई थी, ये मेल होंगे ये फीमेल होंगे, ये कॉन्सेप्ट था। अब और एक चीज ये समझिए आप, ये गॉड्स का कॉन्सेप्ट आया कैसा? देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी लोग है ना पूछते थे, ये लोग क्या पूछते थे, ये देखें कि धरती में से कोई पौधे उग रहे हैं तो धरती ओरिजिन नहीं मालूम था, पौधे कैसा उग रहे हैं, धरती उगा रही है यही मालूम था, इनका अनाज का इंतजाम हो जाता था, तो इसलिए धरती को धरती माता कहते थे और पूछते थे, वर्शिप करते थे। सिमिलरली उससे पहले चले जाएंगे आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसा कि मैंने बताया था आपको, अपर सिटी वाले पशुपति महादेवा की पूजा करते थे और लोअर सिटी वाले क्या करते थे, गॉडेस मदर गॉडेसेस की पूजा करते थे, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है गॉड की पूजा करना, वो वहां से ही चला आ रहा है। इनफैक्ट कैसा चला आ रहा है, देखिए यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर रिलीजन को स्पेसिफिकली मेंशन करो, यहाँ पे एनसीईआरटी से क्या नहीं किया, बियॉन्ड द एनसीईआरटी अगर मैं समझाऊं तो ये लोग है ना एक स्टोन्स पे ट्रायंगल जैसे शेप्स मिलते हैं जिसकी ये पूजा करते थे। बताया ये जाता था जिस तरह से धरती अनाज देती है, धरती की पूजा करते हैं, सिमिलरली जो फीमेल्स होते हैं जन्म देते हैं, ठीक है, जन्म देते हैं, इसलिए उन लोगों के जेनेटिक्स की भी पूजा करते थे ये लोग। अच्छा ये कॉन्सेप्ट आया आर्यंस में भी वही कॉन्सेप्ट है। देखिए जहां से ओरिजिन नहीं पता तो वो देवता हो गए, पानी कहां से आ रहा नहीं मालूम, ये वरुण देवता हो गए, वरुण देव। हवा कहां से आ रही है नहीं मालूम, वायुदेव। अग्नि कहां से आ रही है नहीं मालूम, अग्निदेव। इस तरह से पर्सनिफिकेशन, स्टेरियोटाइपिंग और इस तरह से कॉन्सेप्ट निकला गॉड्स का। ओके, ये गॉड्स की बात हो गई। ऋग्वेदा में 1028 हिम्स है और 25% हिम्स इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड इंद्र। यजुर्वेदा भी है, ऋग्वेदा के अलावा भी हमारे पास यजुर्वेदा है। यजुर्वेदा रिचुअल से डील करती है। अगर कुछ भी आपको करना है, इतने सारे रिचुअल से हिंदुइज्म में बहुत सारे रिचुअल्स है। इनफैक्ट एक हिस्टोरियन लिखते हैं रिचुअल्स इन हिंदुइज्म स्टार्टेड बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड कंटिन्यू बियॉन्ड द ग्रेव। यानी देखिए फॉर एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर शादी हो गई, एक हवन करना है, शादी के बाद में अगर चाह रहे हैं आप मेल होना है, सन होना है, तो उसके लिए एक हवन करना है। अगर ये हवन होने के बाद में आप चाह रहे हो कि मिसकैरेज नहीं होना है वाइफ का, तो उसके लिए एक हवन करना है। इसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है, तब उसके लिए एक हवन करना है। अब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, एक हवन। और बच्चे को सेक्रेट थ्रेड, जंजू जिसे बोलते हैं सेक्रेट थ्रेड, आप देखोगे ब्राह्मण में ये पहनाई जाती है, क्षत्रिय में, वैश्य में एक थ्रेड होता है, इसके लिए एक हवन करना है। अब ये बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, अब इसकी शादी हो गई, हवन, फिर ये पढ़े तक इनके डाइट मर जाते हैं, तो इसके लिए हवन, डाइट का 40वां 7वां सब ये चलता है। तो इसीलिए हिस्टोरियन ने कहा कि इन हिंदुइज्म रिचुअल्स बिगिन बिफोर द क्रैडल एंड कंटिन्यू बियॉन्ड द ग्रेव। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया एकदम। ये यजुर्वेदा डील कर रही है रिचुअल से। सिमिलरली समावेदा है, समावेद में ये पूरे जितने भी हिम्स होंगे ऋग्वेदा के, इस सबको ट्यून कर दिया जाता है, म्यूजिकल फॉर्म दे दिया जाता है ये पूरे हिम्स को, ठीक है। और लास्ट में बचता है अथर्वणा वेदा। अर्ली आर्यंस का कहना तो ये था कि हमारे पास तो त्रिवेद थे, अथर्वणा वेदा तो बाद में जाके जुड़ गया है, ये माना जाता है, ठीक है। अथर्वणा वेदा जो है वो डील करता है स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ, एविल्स के साथ, यहाँ पे जादू वगैरह सिखाया जाता है अथर्वणा वेदा में। और इसके अलावा देखिए जैसा कि मैंने कहा था वेदास के बाद में ब्राह्मणास 7 ब्राह्मणास से आयतरीय ब्राह्मणा एटसेट्रा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बियॉन्ड द एनसीईआरटी चले आ रहे हैं हम, अगर आयतरीय ब्राह्मणा डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। तो अभी जो है वेदंगास और उपनिषद कितने हैं? उपनिषद से 108। इसमें एक उपनिषद इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं श्वेतस्वतरा उपनिषद, ठीक है। ये उपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सत्यमेव जयते का रेफरेंस यहाँ पे, सत्यमेव जयते, अगर आप इंडियन एम्बलम देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्बलम देख रहे हो, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। वो कहां से लेकर आए? वो यहां से लेकर आए, आई एम सॉरी, नॉट श्वेतस्वतरा उपनिषद, मुंडाको उपनिषद से लेकर आए।
इसको कहते हैं मुंडाको उपनिषद। मुंडाको उपनिषद, मुंडाको उपनिषद में फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ रेफरेंस फॉर द सत्यमेव जयते। आफ्टर independence, government of India has taken it as a inscription below the abacus of national emblem. All right. तो श्वेतस्वतरा में क्या है? श्वेतस्वतरा में ये उपनिषद में भक्ति के बारे में बताया गया। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, ये वेदास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे, इसलिए थोड़े लोग तो क्या किए, थोड़े लोग माइग्रेट कर गए, ये लोग सन्यासी ले लिए और जंगलों में जाके बस गए। इन लोगों को ही कहते हैं ऋषि। ये ऋषि ने स्टार्ट किया लिखना उपनिषद। उपनिषद में ये बताया जाता है कि आप देखिए अच्छे काम करिए, आपका ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होगा, आपको मुक्ति प्राप्त होगी ये काम करने से, ये काम नहीं करने से, ये सब उपनिषद में बताया गया। ये माना जाता है इट इज अगेंस्ट टू वेदास, इसलिए उपनिषद को वेदांता भी कहते हैं, यानी एंड ऑफ वेदास। वेदास का एंड होगा उपनिषद लिखने के लिए। जो ऋषि होते हैं वो लिखते हैं बुक्स, इसको कहते हैं अरण्यकास। अरण्यकास जो कि जंगल बुक जिसको बोल सकते हैं, जंगल बुक, जंगल में लिखी गई हुई बुक। तो यहाँ पे उपनिषद लिखी गई। और यहाँ पे जब भी रिचुअल होंगे, रिचुअल की कॉम्प्लेक्सिटी समझाता हूं मैं आपको। जो भी रिचुअल होंगे, किसी भी तरह का रिचुअल करना है आपको, तो आप खुद नहीं कर सकते। सामावेद जब निकला था ये बताया कि एक्चुअल ट्यूनिंग होना है, एक्चुअल ट्यून होना है उसके लिए, और इसकी एटिमोलॉजी बताएगा। वेदंगास जो है, वेदंगास में यह बताएगा कि वर्ड की एटिमोलॉजी क्या होती है, जैसा कि शिक्षा, निरुक्ता, व्याकरण, कल्पा। शिक्षा यानी एक वर्ड कहां से निकल कर आ रहा है, ठीक है। कल्पा कौन सा रिचुअल करना है, अलग अलग रिचुअल से। एनीवेज, तो ये वेदव्यास में बताया गया कि किस तरह से ट्यून करना है। अगर आप सही से नहीं पढ़े ये मंत्र तो आपका रिचुअल होगा ही नहीं। पहले तो रिचुअल करने के लिए बहुत सारे बफेलोस वगैरह सेक्रीफाइस करना पड़ता, कौ सेक्रीफाइस करना पड़ता, तभी होगा आपका रिचुअल। और ऊपर से अगर आप सही नहीं पढ़े जो भी मंत्र है, तब क्या होगा, आपका रिचुअल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आपको नया रिचुअल करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर ऋग्वेदा में से कुछ रिचुअल करना है आपको, तो इनके लिए कोई प्रीस्ट रहेंगे, इनको कहते हैं होत्री। ये ग्रुप ऑफ प्रीस्ट है, ये रिचुअल कराने आएंगे ऋग्वेदा से रिलेटेड। सिमिलरली समावेद से रिलेटेड आएंगे उद्गोत्री। इसके अलावा अथर्वणा वेद, उनके लिए आएंगे अथर्वा, यजुर्वेद, और ऋग्वेदा के आखिरी समय में बहुत आगे चलकर, बहुत सालों के बाद में ऋग्वेदा के लिए एक उपवेदास जोड़ दिया गया। उपवेदास ये लास्ट पार्ट था, ये लास्ट अपेंडिक्स था ऋग्वेदा के लिए। उपवेदास अब बहुत सारे हैं, जैसा कि आयुर्वेदा मेडिसिन से डील करता है, शिल्पा वेदा ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से डील करता है, धनुर्वेदा वारफेयर से डील करता है, राइट। इस तरह के चार दिए गए हैं उपवेदास, चार उपवेदास है। अभी मैंने कहा, देखिए अगर मैं वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, वो होगा श्रुति लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर में आएगा वेदास, चार वेदा होंगे, ब्रह्मणास, 7 ब्रह्मणास, अरण्यकास, वेदंगास। अरण्यकास वो बुक से जो फॉरेस्ट में लिखी गई है। वेदंगास ये बताती है कि ग्रामर्स बताती है, वेदंगास पूरे मिलकर ग्रामर्स बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्मृति लिटरेचर। स्मृति लिटरेचर में जो आता है इतिहासास, पुराणास, उपवेदास, उपनिषद्स, जो मैन मेड है, हाथ से लिखा गया, आदमी ने लिखा, ठीक है। ये सारी चीजें ये कवर हो गया आपका ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एटसेट्रा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां पे किस तरह का पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। देखिए यहां पे इस तरह से समझते हैं, ये अर्ली वैदिक आर्यंस है और ये है लेटर वैदिक आर्यंस। अर्ली वैदिक आर्यंस में क्या होता था, यहां पे लीडर होता था एक, जो कि इलेक्ट किया जाता था। अब देखिए अगेन ब्रिटिश कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने आपको किया, ये क्या हो रहा है यहां पे भी इलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पे जो हेड होता था उसको कहते थे राजन,
और यहाँ पे रहने वालों को कहते थे जना। और जब भी ये राजा होंगे, जो भी लड़ाई लड़ेंगे दूसरे ट्राइब, कॉन्टेम्परेरी जो भी ट्राइब थे, वो लड़ेंगे जना के लिए। पैस्टोरल इकोनॉमी थी, ठीक है। पैस्टोरल इकोनॉमी के लिए काउ बफेलो होना जरूरी है। अगर आपको करना है एग्रेरियन खेती बाड़ी करना है, तब क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको? काउ बफेलोस की जरूरत पड़ेगी हल खींचने के लिए। और उस समय ये माना जाता है जितने भी जानवर होंगे, अगर सबसे ज्यादा जानवर किसी के पास होंगे वो बहुत ज्यादा अमीर होगा। तो इसीलिए काउ स्लॉटरिंग उस समय भी बंद था, बैन था, अभी भी बैन है काउ स्लॉटरिंग। रीजन सेम, अगर मैं आपको पैसे दूंगा, एक कोई भी करेंसी की नोट दूंगा, क्या आप फाड़ोगे उसको? नहीं फाड़ोगे, क्योंकि वो इकोनॉमी है। यहाँ पे इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट करते थे ये पूरा जना। ये जना के साथ लैटर वैदिक पीरियड में जो सेट हो गए ये लोग एक टेरिटरी में, वो बन गया जनपदा, टेरिटरी। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम था, इलेक्ट किया जाता था। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मोनार्कियल था। मोनार्क उसके बाद में मिठाई बनना है उसका, कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं हो गए। ये डिफरेंस है अर्ली वैदिक आर्यंस के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, लेटर वैदिक आर्यंस के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए सभा, समिति, विधाता, इस तरह के असेंबली हॉल्स होते थे जहां पे बताया जाता था कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह से होगी हमारी, ठीक है। जितने भी मिनिस्ट्रीज आप देख रहे हो वहां पे 4 मिनिस्ट्रीज थे, खैर मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ट्रेड कैसा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे बनाए जाते थे ये 4 असेंबली हॉल्स में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। राजा का फरमानी ऑर्डर हो गया, ठीक है। राजा का ऑर्डर ही सब कुछ होगा, ऑब्लिगेशन है, मानना ही मानना है आपको। एनीवेज, ये हो गया इन लोगों के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात है। और अगर हम सोसाइटी की बात करें, अर्ली वैदिक सोसाइटी किस तरह से थी और लेटर वैदिक सोसाइटी किस तरह से थी। अर्ली वैदिक सोसाइटी में यहां पे देखिए 2 चीजें मैं समझा। पहले तो ये समझिए आपके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब ह्यूमन बींग्स को किस तरह के कौन से कैटेगरीज में आप डिवाइड कर रहे हैं। या तो होगा रेस के आधार पे, या होगा कास्ट के आधार पे, कलर के आधार पे, रैंक, इनफैक्ट रैंक्स के आधार पे भी हो सकता है। फर्स्ट रैंक उनका इनवॉल्व, सेकंड रैंक इनका इनवॉल्व, ठीक है। तो यहां पे जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया गया था वो क्लास बेस्ड था, क्लास के आधार पे। लेकिन लेटर वैदिक आर्यंस की अगर जब मैं बात करूं, वो कास्ट के आधार पे था। कास्ट क्या है? हाँ, क्लास में और कास्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, क्लास में मोबिलिटी अलाउ होती है, मोबिलिटी था, और यहां पे मोबिलिटी को फुल स्टॉप लगा दिया गया था कास्ट में। क्लास में मोबिलिटी यानी देखिए, जो लोग अगर किसी के घर में पैदा होते, अगर ब्राह्मण, अगर कोई किंग के घर में पैदा, वो तो किंग ही बनेगा या वादियर बनेगा, ये क्षत्रिय हो गए। बिजनेस कम्युनिटी के घर में कोई पैदा होता तो ये वैश्य हो जाता था। ऑलराइट, तो इस तरह के लोग थे। लेकिन मोबिलिटी अलाउ है यहाँ, ये क्लासेस में मोबिलिटी अलाउड है। यानी अगर कोई ब्राह्मण वार टेक्निक सीख ले तो ये क्षत्रिय भी हो जाएगा। अगर कोई क्षत्रिय वेदास सीख ले ये ब्राह्मण हो जाएगा। कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय बिजनेस कर ले ये वैश्य हो गए। यहाँ पे मोबिलिटी अलाउड थी, आप इधर से उधर या उधर से इधर जा सकते थे। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है वो लॉक्ड सिस्टम होगा, आप जहां पे जन्म लेंगे वहां पे ही होंगे आप, ठीक है। अगर ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए तो आप कुछ भी कर लो, ब्राह्मण ही होंगे। क्षत्रिय क्षत्रिय ही होंगे आप, फिर प्रीस्ट नहीं बन सकता। ये मोनोपोली जैसा एस्टैब्लिश हो गई थी उस समय पे। वैश्यास, शूद्रास सिमिलरली वहीं पे। ये एक हो गया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक एस्पेक्ट हो गया सोसाइटी का। सेकेंड एस्पेक्ट, यहां पे इंटरडाइनिंग अलाउ नहीं, लेटर वैदिक आर्यंस में। यहां समझाता हूं मैं आपको सोसाइटी का सेकेंड पॉइंट। यहां पे इंटरडाइनिंग अलाउ थी, साथ में बैठ के खाते थे, लेकिन यहां पे नहीं थी। यहां पे इंटर मैरिजेस थी, अलग अलग कास्ट के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे नहीं। यहां पे जो कॉन्सेप्ट था शादी का वो अनुलोमा प्रतिलोमा बताया गया। अनुलोमा प्रतिलोमा। नाउ व्हाट इज अनुलोमा? अनुलोमा यानी हायर क्लास मेल
लोअर क्लास फीमेल के साथ शादी कर ले, हाइपरगैमस कहते हैं इसे इंग्लिश में, तो अनुलोमा होगा। प्रतिलोमा हायर क्लास फीमेल लोअर क्लास मेल के साथ शादी कर ले। देखिए कितना बैलेंस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट था, बैलेंस करने के लिए। आज क्या हो रहा है, एक अमीर गरीब गरीब से, यहां पे सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए अनुलोमा प्रतिलोमा जैसा कॉन्सेप्ट था। यहां पे सिर्फ हायर क्लास मेल लोअर क्लास फीमेल से ही शादी करेगा। ओके, एंड इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम था अर्ली वैदिक आर्यंस में, एजुकेशन एक्सेसिबल था वुमेन के लिए भी। ये तो बहुत सालों के बाद लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, वो आगे बहुत जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये एस्टैब्लिश हो गया कि लड़कियों को नहीं देना एजुकेशन। लेकिन लेटर वैदिक आर्यंस में एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी टू द वुमेन वाज डिनाइड, यहां पे नहीं था। सिमिलरली यहां पे चाइल्ड मैरिजेस नहीं करवाते थे, यहां पे चाइल्ड मैरिजेस होते थे। यहां पे सती सिंबॉलिक थी, खाली जाना वहां पे ठहरना सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना कि मैं सती कर रही हूं। यहां पे सती बिकेम रियलिटी। इसके अलावा जो टैक्सेस थे सोसाइटी में, यहां पे कॉन्सेप्ट था बलि का। बलि एक टैक्स था, यहां पे कुछ जीएसटी वगैरह नहीं थी, कोई 12% ही देना है, 18% ही देना है, वॉलंटरली दे सकता है। आप देना चाहें तो वॉलंटरली दे सकते हैं आप टैक्सेस। लेकिन लेटर वैदिक आर्यन में टैक्सेस तो थे, जीएसटी 18% फिक्स्ड, ये देना ही देना है, कहां भागते वहां को पकड़ के लेकर आएंगे। इसके अलावा भी बलि दे सकते हैं आप, वॉलंटरी तो देंगे। जैसा कि मैं अब जीएसटी भी पे कर रहा हूं और पीएम केयर फंड में भी दे रहा हूं पैसे, तो ये होगा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एज वेल एज द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। इस तरह के कॉन्सेप्ट है। बाली के अलावा बूटी भी होती है, बूटी एंड बार बूटी। इसको अगर जग में गए, यहाँ पे इनफैक्ट अर्ली वैदिक आर्यन थे, जब बार होते थे पशु के लिए, गायों के लिए, बछड़ों के लिए और भैंसों के लिए। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी है उनकी। सिमिलरली जब ये जंग पे जाते थे, बहुत सारे ये चीजें लाते थे, बछड़े, गाय, भैंसा, ये बन गई उनकी बूटी। हरा के किसी को लेकर आना, ये बन गई बूटी। यहाँ पे तो बता दिया मैं आपको, बाली भी था और एक नया टैक्स भी था। और जो एक टर्म दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, वो है गविस्ती, गाय के लिए लड़ाई करना। ठीक है, ये एक टर्म है जो गाय के लिए लड़ाई लड़ना, उसको बोलते हैं गविस्ती। ये हो गया सोसाइटी के बारे में बात। और इनफैक्ट वेदास में 33 गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम दिए गए हैं, जिनमें से मैं थोड़े आपको बता दिया हूं ऑलरेडी। तो ये कॉन्सेप्ट था आर्यंस का। लेटर वैदिक आर्यंस के गॉड थे प्रजापति यानी हु क्रिएट्स एवरीथिंग। यहां पे गॉड्स भी चेंज हो गए, ड्रास्टिकल चेंजेस आए। जब सत्ता सिंधु रीजन थे, यहां पे इतने चेंजेस नहीं आते। लेटर वैदिक आर्यंस में जाकर ये लोग बहुत सारे चेंजेस करते हैं, इंटरपोलेशन ऑफ द टेक्स्ट भी होता है। ओके, इनफैक्ट इसके अलावा मैं लेकर जाता हूं आपको पॉटरी के बारे में। जो पॉटरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो पॉटरी थी रेडवेयर पॉटरी, रेडवेयर। ठीक है, और बाद में जो आती है प्री हड़प्पन में, वो पॉटरी का नाम होता है ओसीपी। ओसीपी होता है ऑखर कलर्ड पॉटरी। ऑखर यानी OCHR, ऑखर यानी द कलर इन ऑखर कलर्ड पॉटरी। और यहां पे जो पॉटरी होती है वो कहते हैं हम PGW, पेंटेड ग्रेवेल पॉटरी। एंड इनफैक्ट यहां पे जो आया था प्री मॉडर्न के टाइम पे, ये था NBPW। NBPW का मतलब है नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। इस तरह के पॉटरी थे। इनफैक्ट और एक यहाँ पे नोमेनक्लेचर में आना, नोमेनक्लेचर में आई टोल्ड यू, एक तो टाइप साइट के हिसाब से, जो साइट पूरी साइट में पहली सिटी जो है उसके नाम से नाम रख देंगे, पहला। दूसरा, पॉटरी के हिसाब से नाम रखा जाता है एक एज का।
तो इसके हिसाब से अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम एक है इनके लोकेशन के हिसाब से, इंडस की तरफ रहते हैं इंडस वैली, पहली सिटी हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आल्सो नोन एज, इस समय ब्रॉन्ज यूज किया गया मेटल, तो ये भी एक टाइप से, ये एक नोमेनक्लेचर में है, एक साइट के नाम में ब्रॉन्ज एज कौन सी थी, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस समय की पॉटरी की अगर मैं बात करूं, पीजीडब्ल्यू तो आर्यंस की है, लेट अस से ओसीपी, तो मैं प्री हड़प्पन एज की बात कर रहा हूं, इंडस वैली के पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से नाम रखा जाता है मेटल के आधार पे, ब्रॉन्ज, आयरन एटसेट्रा। यहाँ पे आर्यंस जो है, आर्यंस के समय में, लैटिन आर्यंस के समय में हमने डिस्कवर कर लिया था कि आयरन नाम की कोई चीज होती है, तो ये बन गया आयरन एज। अगर आयरन एज पूछा होगा तो ये होगा लैटिन आर्यंस का टाइम 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ऑलराइट, ये है बियॉन्ड द एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट कि इस तरह के पॉटरी होते थे, रेड ब्लैक वेयर पॉटरी या रेड वेयर पॉटरी, ओसीडी ऑकर, OCHRE ऑकर कलर्ड पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी। इसके कॉइन्स जो होते हैं, ठीक है, कॉइन्स का कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट हुआ था 6th सेंचुरी बीसी में। एक होता है पंच मार्क कॉइन्स, जो पहले कॉइन्स थे हमारे पास, पंच मार्क कॉइन्स, और दूसरे होते हैं डाई स्ट्रक्चर कॉइन्स। डाई स्ट्रक्चर कॉइन्स में क्या होता है, एक डाई बना दिया गया था, पंच मार्क कॉइन्स में कोई डाई नहीं था, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था कॉइन का, ऐसी ये चीज कॉइन्स के जैसा यूज करना है, वही हो गया। लेकिन डाई स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, डाई स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बाद में पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे, अभी तक प्री मॉडर्न में चल रहा था पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या समझाना है, ओके, अब आ जाइए एक टर्म कृष्णा करके, कृष्णा आया, यानी एक आयरन, कृष्णा यानी शाम। देखिए आज भी माना जाता है कि कृष्ण जो है वो ब्लैक कलर के थे, और ये ब्लैक कलर का जो आयरन पीस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस होगा फॉर एक्सचेंज पर्पसेस। इसके अलावा भी निष्का करके एक ऑर्नामेंट था, ये बिलीव किया जाता है कि ये ऑर्नामेंट भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए, एक्सचेंज पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे टर्म्स हो गए जो इंपॉर्टेंट थे, रैंडम फैक्ट्स हैं इसके बारे में, ये एज के बारे में ये हो गए। और एक चीज यहां पे जो इकोनॉमी थी अर्ली वैदिक आर्यंस की, वो थी एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन, और यहां पे जो थी वो इकोनॉमी हो गई थी इंडस्ट्रियल। यहां पे ये लोग इंडस्ट्री, यानी ऐसे थोड़ी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो 18th सेंचुरी में आया था, ये इंडस्ट्री छोटी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री। अब मैं समझाता हूं आपको किस तरह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हुआ था। देखिए ये वो समय है, आर्यंस वो समय है जहां पे संस्कृत फ्लरिश हो रही थी, लेकिन संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ सकता, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। वुमेन संस्कृत नहीं पढ़े, शूद्र कम्युनिटी वाले नहीं पढ़ेंगे, एंड इनफैक्ट जो स्टार्टिंग के जो वर्ण है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, ये तीनों को कहते हैं द्विजा, ट्वाइस बॉर्न, दो मर्तबा पैदा हुई। एक वो टाइम है जब रियल में ये लोग बर्थ लिए थे, और सेकंड टाइम वो है जब ये लोग वेदास सीख लिए थे, इनको द्विजा कह रहे हैं। अब एकजा वो होंगे जो शूद्रास कह रहे हैं। अब इन लोगों को पढ़ने के राइट्स नहीं थे, एजुकेशन डिनायल था इन लोग के लिए। सिमिलरली वुमेन को भी एजुकेशन नहीं देते थे, इसलिए वुमेन और कंसीडर किया जाता है एकजा करके, मतलब एक ही बार बॉर्न हुए ये लोग। और ऊपर की कम्युनिटी के ये 3 वर्णास सेक्रेट थ्रेड पहनेंगे, ठीक है, शूद्रास को अलाउ नहीं था। सिमिलरली जो यहां पे समझा रहा था मैं,
संस्कृत जो है वो कन्फाइंड हो गई थी सिर्फ इन लोगों के लिए, दूसरों को एक्सेसिबिलिटी नहीं थी उस समय पे। उस समय में राइज हुआ बहुत सारे, एटलीस्ट 62 ऐसे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए जो ये आर्यंस के अगेंस्ट चले गए थे। इनको कहते हैं हम हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स और जो आर्यंस वगैरह थे वो ऑर्थोडॉक्स है, उनके अगेंस्ट चलाने वाले हेटेरोडॉक्स। जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाका, आजीविका, ये सारे 62 हेटेरोडॉक्स रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्लाइमेक्स तक पहुंचे ये लोग। एक तो हो गया बुद्धिज्म, सेकंड हो गया जैनिज्म। शायद आपको पता ही होगा बुद्धिज्म के फाउंडर है सिद्धार्थ या बुद्धा, जैनिज्म के महावीर वर्धमान। ऐसा तो बोला जाता है कि पहले तो ऋषभनाथ जो है वो पहले थे जो फोर्ट मेकर है, जो तीर्थंकर आए। ठीक है, ये बेसिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में कल की क्लास में। लेकिन अभी ये समझिए आप, देखिए बुद्धिज्म राइज कैसा हुआ। डिक्लाइन देखेंगे, कल आके रैंडम फैक्ट्स जो भी है कलेक्ट कर लेंगे, एक जगह रख देंगे कि बुद्धा का ओरिजिनल नेम क्या था, उनके फादर का नाम क्या था, इनके मदर का नाम था क्या था, इनके लाइफ में ग्रेट इवेंट्स जो हुए थे वो क्या क्या थे, इनकी लिस्ट बता दूंगा मैं कल। अभी ये देखिए बुद्धिज्म का राइज कैसा हुआ था। राइज इसलिए हुआ था बुद्धिज्म का, देखिए आर्यन ये लोग बहुत परेशान थे, जितने बड़े बेचारे। तो ये लोग ने ये डिसाइड किया, देखिए बुद्धा ने ये डिसाइड किया कि हम इन लोगों के अगेंस्ट चले जाएंगे। और इसलिए रेस हुआ कि जो वैश्यास है, बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग, कितना भी कमा, कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन हमें थर्ड नंबर पे ही रखा जाता है, थर्ड नंबर की पोजीशन है हमारी। तो हम ऐसे रिलीजन में रहकर फायदा क्या है, आर्यन के रिलीजन में रहकर फायदा क्या है, तो हम एक काम करेंगे, बुद्धिज्म अडॉप्ट करेंगे। बुद्धिज्म सबको इक्वल ट्रीट करता था, इंटरडाइनिंग, इंटरमैरिजेस का कॉन्सेप्ट भी था यहाँ पे, सब साथ में मिलकर खाएंगे, सब साथ में मतलब एक दूसरे के कास्ट में कर ले सकते शादी। तो अब इस तरह का वेलकम दिया जा रहा है एक रिलीजन के द्वारा, तो ये सब लोग हैं यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। एक तो वैश्यास ज्वाइन हो गए। अब जो रिलीजन को बिजनेस वाले सपोर्ट कर देते हैं वो तो अब उभरेगा ही उभरेगा, ये तो बस हाइट्स पे जाएगा। ठीक है, वैश्यास ने सपोर्ट कर दिया। सिमिलरली जो कॉमनर्स थे, शूद्रास या शूद्रास, ये कॉमनर्स भी आ गए, इनको भी इक्वल ट्रीट किया जा रहा था। शूद्रास को आज तक साथ में बिठा के ये 3 कम्युनिटीज वाले नहीं खिलाए थे। ठीक है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास नहीं खिलाए। अब इनको यहाँ बुद्धिज्म में साथ में इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, तो ये भी आ जाएंगे। लाइक दिस वुमेन भी आ गए यहाँ पे, क्योंकि वुमेन को भी ये लोग मोक्ष दिलाने का वादा किए थे। ठीक है, कि आपकी सोल जाके मुक्ति प्राप्त होगी आपको, यही मोक्ष का कॉन्सेप्ट। तो ये सारे लोग बुद्धिज्म ज्वाइन करने लग गए। इनफैक्ट बुद्धिज्म जो आया था पाली लैंग्वेज के बेसिस पे आया था, पाली बोली जाती थी, और पाली यहाँ पे उस समय में कॉमनर्स बोलते थे। कॉमनर्स की लैंग्वेज में समझाया गया, और जितने भी टेक्स्ट थे, जितने भी प्रवचन थे बुद्धा के, उसको पाली में बताया गया। तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर दिया बुद्धिज्म। इस तरह से बुद्धिज्म का राइज हो गया। जैनिज्म का भी वही, जैनिज्म था वो प्राकृतिक थे। बहुत सारे लोग या तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिए थे या जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिए थे। बोला यह जाता है कि दोनों भी कॉन्टेम्पररी थे, लेकिन बुद्धिज्म के टेक्स्ट में ऐसा नहीं है कभी वर्धमान महावीरा से मुलाकात हुई थी, ना जैन के टेक्स्ट में ऐसा है कि कभी बुद्धा से मुलाकात हुई थी। तो ये राइजिंग कॉन्सेप्ट होगा। अब इसका डिक्लाइन देखिएगा, इनफैक्ट इनको रॉयल पेट्रोनेज भी मिल गया था। रॉयल पेट्रोनेज, राजाओं ने सपोर्ट कर दिया था ये रिलीजन्स को। जैसा कि अगर इनफैक्ट आप बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ कहां के, क्षत्रिय कम्युनिटी के राजा थे इनके डैड, तो इन्होंने सपोर्ट कर दिया था। इनफैक्ट महावीर वर्धमान क्षत्रिय कम्युनिटी, रॉयल पेट्रोनेज मिल गया था, इसलिए ये लोग और ज्यादा आगे चले गए। बहुत सारे राजाओं ने, इनफैक्ट आप देखना जो राजा है बृहद्रथा, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्का, ये सारे लोग, इनफैक्ट ओडिशा की एक खारावेला रूलर जो है, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। अब इस तरह का रॉयल पेट्रोनेज, अगर कोई राजा ही सपोर्ट कर रहा है तो पूरी जो ऑडियंस है वो सब वही रिलीजन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो रॉयल पेट्रोनेज भी मिल गया लोगों को।
जैनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, इन्होंने इसको रॉयल पैट्रोनेज दे दिया है। अब इसका डिक्लाइन इसी के कारण होता है। डिक्लाइन होने के बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये है कि रॉयल पैट्रोनेज चले गया था, जो ब्राह्मण थे, जो अशोका के अशोका की पूरी नस्ल को खत्म कर दिए थे, जनरेशंस कट ऑफ हो गए थे अशोका के। आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग, इट जस्ट स्लिप फ्रॉम माय माइंड। जो अगर गुप्ता के बारे में बात करें, गुप्तास वैष्णविज्म में चले गए थे, हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिए थे लोग, विष्णु के भक्त थे। और इनफैक्ट इस तरह के ऑरेटर्स जो है बुद्धिज्म से, जो बुद्धा के फिलोसोफर थे, बुद्धा जैसा कोई ऑरेटर ही नहीं था उस समय, तो ये इन लोगों को मात कब मिल गई जब हिंदुइज्म में शंकराचार्य फिर से आ गए थे। शंकराचार्य ने कहा, बुद्धा ने तो कहा कि मेरे से पहले भी बहुत सारे बुद्ध आए थे और आगे भी बहुत आएंगे। तो हिंदुओं ने इस आइडिया का फायदा उठाया और शंकराचार्य ने कहा कौन से बुद्धा, 9th वाले हमारे पास जो 10 इनकार्नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो 9th वाले बुद्धा तो है, 10th में भी आएंगे, आने वाले हैं 10th काल की जो है वो बुद्धा ही आएंगे। तो बुद्धिज्म को भी इनकॉर्पोरेट कर गए। ये लोग पता है कि बुद्धिज्म कुछ नहीं है लेकिन हिंदुइज्म के एक शाख है, और ये पूरे इनको समेट लेते हैं कि विष्णु के बहुत सारे अवतार है, रामा थे, बुद्धा है, कालकी आने वाले हैं, इस तरह से। I'm just forgetting his name. क्या नाम था उनका? पी से आता है, कुशियापति। ओके, ये तो हर्षवर्धना की थी। इनफैक्ट हर्षवर्धना भी बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। ओके, तो इस तरह से रॉयल पैट्रोनेज इनसे छीना गया और सारे लोग है ना, और दो तीन चीजें बताता हूँ मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में, सुनने के लिए बहुत अच्छी है, लिखना नहीं। बुद्धिज्म ने कॉन्सेप्ट क्या था कि हम सबको इक्वालिटी दिलाएंगे और सबकी मुक्ति करवाएंगे। जब लाइन लग गई थी यहाँ पे, पूरे जितने भी लोग थे लोअर कास्ट के, ये सारे लोग ठहरे हुए थे कि हमें मोक्ष चाहिए। शूद्रास से फॉर एग्जांपल सब लोग ठहरे हुए थे कि हमें बुद्धिज्म को अपनाना है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये मालूम पड़ रहा है कि देखिए, आपको ऐसे ही बुद्धिज्म में एंटर नहीं करेंगे। अगर आप डेट लिए हो तो जाइए अपने मालिक के पास और नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए, तभी होगा बुद्धिज्म में एंट्री, तभी मिलेगी। अगर आप सन हो तो फादर से लेकर आओ, ठीक है। अगर फादर है तो आप वाइफ से लेकर आओ। इस तरह के कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट विमेन को भी ऐसे ही रुकाया गया। शूद्रास को पूछा गया कि आप क्या स्लेव हो, किसके स्लेव हो, मास्टर से जाके नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ। विमेन अगर विडो है तो भाई या बेटे से लेकर आए, वाइफ है तो हस्बैंड से लेकर आए, बेटी है तो बाप से लेकर आए। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट था कि ये लेकर आना, तभी हम बुद्धिज्म में एंट्री देंगे। ऐसा ही नहीं एंट्री देंगे, एंट्री देने के बाद भी आपका ये जन्म तो सुधर गया है, संभर गया है ये जन्म, लेकिन अगली बार फिर से पैदा होना जब ऊपर से कुछ और दिख रहा था, अंदर जाने के बाद कुछ और समझ में आ रहा है। वुमेन की एंट्री अलाउ करने की वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे खराब हो गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जो अशोका थे बहुत खतरनाक थे, इनका बुद्धिज्म अपनाए हुए थे। इनका एक ही कॉन्सेप्ट था, देखिए मैं बुद्धा का भक्त हूं, मुझे कोई लड़काना नहीं, अगर मैं लड़ूंगा मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो नॉन वायलेंट करूंगा, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुने तो मेरी आर्मी आपको मारेगी, ठीक है। तो क्राइम को खत्म करने के लिए, चोरी लुटेरी ये खत्म करने के लिए अशोका की आर्मी हमेशा तैयार होती थी। तो जितने भी चोर लुटेरे थे उन्होंने ये डिसाइड किया, देखिए अशोक बुद्धिज्म अपना लिए, और जो भी जितने भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थे वो सबको ये डोनेशन देते थे, बहुत सारे डोनेशंस देना, बहुत सारी चैरिटी करना। तो हम एक काम करेंगे, हम खुद ही बुद्धिज्म को अपना लेंगे। चोरी लुटेरी करने से क्या मिलेगा, यहाँ सब अंदर बहुत सारी चीजें हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, सहने के लिए। अब ऐसे लोगों की जब एंट्री होगी यहाँ पे, वो खुद ही डिक्लाइन हो जाएगा बुद्धिज्म। रेप्स कॉमन हो जाएंगे, वुमेन की एंट्री बंद कर दिया जाएगा फैमिली के द्वारा। तो ये देखिए, शूद्रास को एंट्री नहीं मिली, वुमेन को एंट्री नहीं मिली, बदमाशों को एंट्री मिल गई है, रेप्स वगैरह आम हो रहे। अब कौन अपनाएगा बुद्धिज्म, इसलिए बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया। और इनफैक्ट एक राजा थे बंगाल के, शशांक कहते हैं इनको, शशांक। इन्होंने तो ओरिजिनल जो बोधि ट्री होता है जहां पे बुद्धा को एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वही काट दिया था। लोग इतनी नफरत करते हैं बुद्धा से, वजह से बुद्धिज्म जैनिज्म को बहुत ज्यादा मार पड़ी
और ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट फिर से लिखा गया, ये सब ब्राह्मण। तो यही वो है जो ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करते हैं आगे जाकर। यही वो है जो रॉयल पेट्रोनेज छीन लेते हैं बुद्धिज्म से। ये सारी चीजें इनका जिम्मेदार है पुष्यमित्र शुंगा। और यहाँ पे देखिए अशोक जब तक थे बुद्धिज्म क्लाइमैक्स पे था, जैसा अशोक का डिक्लाइन हो गया वैसा बुद्धिज्म भी चलेगा। मैं समझाऊंगा अशोक जब को पढ़ाऊंगा। एनीवेज, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म को लेड हुआ। और अब दो भी रिलीजन बुद्धिज्म जैनिज्म इंडिया में बढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है, बुद्धिज्म इंडिया के बाहर फैलता है, ठीक है। बुद्धिज्म इंडिया के बाहर देखोगे आप, और जैनिज्म सिर्फ इंडिया में ही देखोगे। तो शशांक ने बोधि ट्री कट कर दिया, पुष्यमित्रा शुंगा ने ये कहा, ये डिक्लेयर कर दिया कि देखिए अगर कोई भी बोधि का, जो भी बुद्धिज्म का फॉलोअर है उसको बोधि कह रहे हैं, जो भी बोधि का सर लेकर आएंगे उसको 100 दिनार दिया जाएगा। उस समय दिनार चलते थे। तो इस तरह से बुद्धिज्म को, बुद्धा के जो फॉलोअर हैं उनको डराया गया, और वापस ये लोग या तो हिंदुइज्म में आते हैं या इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए बुद्धिज्म, आप अगर बात करोगे जो मुस्लिम्स आए थे लेटर मिडिवल एजेस में, जब मुस्लिम्स आते हैं, देखिए मुस्लिम्स इंडिया में आते हैं इन्वेट करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं मुस्लिम्स नहीं कहूंगा, मिडिल ईस्ट से कोई लोग आते हैं इंडिया में इन्वेट करने के लिए। कॉन्सेप्ट यही था सिंपल, वेल्थ के लिए लूटना है। अगर मैं मुस्लिम हूं, इस्लाम को मानता हूं, अब इस्लाम में मूर्ति पूजन जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने पूछा आके, मैंने खुदा को नहीं देखा, आपने खुदा को देखा? हाँ मैंने भी नहीं देखा। तो फिर इस तरह की मूर्तियां क्यों बन रही? तो ये लोग टारगेट करते थे वेल्थ निकालना। और वेल्थ कहां पे रहती थी? वेल्थ होती थी टेंपल्स में जाना, और टेंपल्स में जाकर देखते थे जब आइडल वर्शिप की जा रही थी, ये लोग गुस्सा हो जाते थे। तो जितने भी इन्वेशन हुए थे मुस्लिम्स के या मिडिल ईस्ट के लोगों के, तुर्क मंगोल्स वाले, तो ये इन्वेशन होते थे वेल्थ के लिए। और देखते हैं, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल्स होता है यहाँ पे आइडल्स देखने के बाद में, क्योंकि इनके मजहब में नहीं माना गया। इन्होंने तो पूछ रहे हैं कि आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो इस तरह की मूर्तियां क्यों बनाई? तो इस तरह से डिस्ट्रक्शंस करते हैं। और जब ये लोग टारगेट बनाते हैं मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज, तो यहाँ से प्रीस्ट बुद्धिस्ट वगैरह सब भाग जाते हैं। तो इस तरह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिक्लाइन हो जाता है। इनफैक्ट अगर जैनिज्म में देखते हो आप, जैनिज्म को अपनाई भी करो, जैनिज्म में बहुत, देखिए दोनों भी, बुद्धिज्म जैनिज्म में एक्सट्रीमली नॉन वायलेंस है, लेकिन यहाँ पे बुद्धिज्म में थोड़ी ढील दी गई है, जैनिज्म में एक्सट्रीम में समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से नॉन वायलेंस को बताया गया है जैनिज्म में। देखिए अगर आप एक टर्म समझिए पहले, सलेखना करके, संकारा भी कहते हैं इसको, सलेखना, फास्ट ऑन टू डेथ। ये तभी होगा, संथाना भी कहते हैं इसको, ये तभी होगा अगर आप एक्सट्रीमली फॉलो करेंगे जैनिज्म। आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, फूड खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। आप नॉन वायलेंस करते रहे, आप वायलेंस करते रहे, प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल्स में आता है नॉन वायलेंस। आप ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा ले रहे हैं तो आप जैन में हो सकते हैं। तो आखिरी समय में जो जैनिज्म को अच्छे ढंग से पूजने वाले, चाहने वाले, ये छोड़ देते हैं, माइक्रो वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह बंद कर देते हैं। इनफैक्ट मिल्क भी नहीं पी सकते, वहां पे भी बैक्टीरिया होते हैं, और पानी भी नहीं पी सकते, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जब ये लोग चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, अगर मेरी चप्पल से कोई स्टोन हर्ट हो गया तो एक्सट्रीमली नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जब चलेंगे तब मुंह पे बांधेंगे, कोई मैं इनहेल करूंगा तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गए। इनफैक्ट पैदल चलते हैं, कार में, गाड़ियों में नहीं चलते, मेरी गाड़ी को लगकर कोई मर गया तो इस तरह का एक्सट्रीम नॉन वायलेंस फॉलो किया जाता है जैनिज्म में। यही रीजन है जैनिज्म में एंट्री नहीं मिलती
फार्मर्स एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ये हल चलाते हैं फील्ड पर, डॉक्टर्स नहीं होंगे, फिजिशियन नहीं होंगे एंट्री इनकी, क्योंकि ये भी नॉन वायलेंस करते हैं, ये लोग भी काटन पुट्टी करते हैं। अब होंगे कौन? जो भी होंगे वो होंगे बिजनेस कम्युनिटी वाले। इनफैक्ट अभी जो जैन है इसमें ठीक है, इसमें आ रहे हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन इसीलिए जैनिज्म बहुत माइन्यूट हो गया, माइनॉरिटी में आ गया, बहुत माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जैनिज्म की, क्योंकि ना तो फार्मर्स आ सकते हैं, ना सोल्जर्स आ सकते हैं, ना पुलिसमैन आ सकते हैं, ना डॉक्टर्स आ सकते हैं, ना फिजिशियन आ सकते हैं। एक्सट्रीमली नॉर्मल फॉलो करना है तभी आएंगे कोई बिजनेस कम्युनिटी वाले, इसे सिर्फ माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी हो गई जैनिज्म। तो इस तरह से हमने देखा लैटर आरियंस, अर्ली वैदिक आरियंस, लैटर वैदिक आरियंस और बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज एंड फॉल। कल बात करते हैं मौर्यंस के बारे में और महाजनपदास के बारे में बताऊंगा मैं। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सब।